तो हम कुछ प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं आज। कुछ जानने के लिए हम नॉर्मल जानकारी पहले जानते हैं। इतिहास पढ़ने से पहले हम कुछ अवशेष, कुछ अभिलेखों, कुछ स्मारक मुद्रित वगैरह के बारे में कुछ जानते हैं, जिससे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हिरोशिका, हिरोशिका यह ग्रीक वर्ड है, यह यूनानी वर्ड भी माना जाता है। यह आगे चल के इतिहास पढ़ा जिसका नाम। अब हिरोशिका जो बुक थी, इसके लेखक हेरोडोटस है। यह एक यूनानी व्यक्ति थे और इनको इतिहास का पिता माना जाता है। ये हमारा लगभग यह इतिहास 30 लाख वर्ष पुराना माना गया। अब भारतीय इतिहास के जो स्रोत है वो 3 भागों में है: पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरण के द्वारा हमको कुछ कुछ स्रोत प्राप्त हुए, जिससे हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम पहला पढ़ लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत दिया। जैसे मार्टिमर हिगलर के अनुसार पुरातत्व लेखा जो केवल वस्तुओं को नहीं खोदता, अपितु वह मनुष्य को भी खोदता है। फिर दूसरे प्रसिद्ध गार्डर चाइल्ड के अनुसार भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। फिर तीसरे बीबी लाल, पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव की संस्कृतियाँ हैं उनको व्याख्यायित करती है। फिर एच.डी. सांकलिया के अनुसार पुरावशेषों के अध्ययन को ही पुरातत्व कहते हैं। फिर हमको कुछ पुरातात्विक सामग्री मिलती है, जिससे हमको यह इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जैसे अभिलेख, मुद्रा शास्त्र, स्मारक, अवशेष आदि ये सब। अब पूरा लेख विधा या इसको अभिलेख कहते हैं। इससे हम यह सब आप तो जानते होंगे कि सबसे प्राचीन अगर कोई अभिलेख है वह है अशोक अभिलेख, जिसे पढ़ा गया था 1137 ईस्वी में और पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप थे। इनके 2 माक्सी कर्नाटक और गुर्जेरा मध्य प्रदेश में अभिलेख हैं, जिनको अशोक अभिलेख कहा जाता है, और अन्य अभिलेख जो हैं उसे देवांगना प्रियदर्शी भी कहा जाता है। इनका अभिलेख बाह्य लिपि था और उत्तर पश्चिम भारत में जो अभिलेख है उसे खटोरी लिपि में लिखा गया है। और ये पढ़ने को सरलता प्राप्त हो, इसलिए इसको 2 भागों में बांट दिया गया, राजकीय अभिलेख और निजी अभिलेख। आगे आया मुद्रा शास्त्र, सिक्के। मुद्रा शास्त्र या सिक्के, इससे हमको प्राप्त होता है कि सबसे पुराना जो हमारा सिक्का था वह पंचमार्क था। यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमको यह पेपर में आ सकता है कि सिक्का, भारत का सबसे प्राचीन सिक्का या सबसे पहला सिक्का कौन सा था, तो पंचमार्क सिक्का था। सबसे अधिक सिक्का मौर्योत्तर काल में मिले। सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीक शासक ने जारी किया था। सबसे शुद्ध सिक्के जिसके थे वह कुषाण शासक के थे और सबसे बड़ी मात्रा में गुप्त शासकों ने जारी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के का अनुमान मिलता है कि शुक्रों को पराजित किए थे वो। फिर हमको इमारत से क्या क्या प्राप्त होता है, इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर भारत में जो नगर बसा था उसको नगर शैली में माना गया और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, मध्यवर्ती भारत में दोनों शैलियाँ रहती थी, लेकिन एक और शैली थी जो वेशर शैली के भी मानी गई। फिर अवशेष से हमको प्राप्त होता है कि अनेक प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए, जैसे गड़ा, शाखंड, नवघेली, छेदनी, खूजनी, तक्षणी, कौशली की जानकारी आदि हमें प्राप्त हुई। भारत में सबसे प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक जो अभिलेख है वो हमको चूल्हे का अभिलेख बिलासुरगाम से प्राप्त हुआ था। फिर मूर्तिकला, यह इसको 3 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे गंधार कला, मधुरा कला, अमरवती कला। फिर पुरातत्व स्थलों के काल निर्धारण के बारे में कुछ आगे हम लोग जानते हैं। इससे पहले हम रेडियो कार्बन ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई भी वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन 40 या इसको बोलते हैं C40 कार्बन का रेडियो धर्मी समस्थानीय आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है।
ये पुरातात्विक स्थल के काल निर्धारण एवं विधियों की पद्धति है। जैसे कार्बन 40 के क्या क्या प्रमुख सामग्री हुई और इनकी समय सीमा क्या थी, उष्मादीप्त की क्या थी, पोटेशियम आर्गनाइन की क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक चक्र अनुमान की क्या थी, यूरेनियम श्रृंखला उत्खनन, पुरातात्विक चुंबकीय एमिनोल अम्ल विश्लेषण आदि बहुत प्रकार के हैं, जिससे हमें पुरातात्विक सामग्री या प्रयुक्त सामग्री, इससे क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई, इसके बारे में जानकारी है यहाँ पे। अब यहाँ से पुरातात्विक स्रोत हमारा खत्म हुआ। अब हम जानते हैं साहित्यिक स्रोत से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ। जैसे साहित्यिक स्रोत में पहला आ गया धार्मिक साहित्य या प्राचीन साहित्य, दो भागों में बांटा गया, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य या द्वितीय साहित्य। इसमें पहला वैदिक साहित्य, वेदों की जानकारी एवं चारों वेदों द्वारा हम 900 वर्ष से लगभग 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक की इतिहास की जानकारी हमको प्राप्त होती है। फिर सूत्र साहित्य आती है, इसमें सूत्रों के रूप में हम जानते हैं, जैसे वैदिक काल में वेदों के अर्थ को समझने के लिए वेदांग की रचना 6 अंग में हुई है, जैसे शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरूप, ज्योतिष आदि में। फिर इनके स्वरों के बारे में, शिक्षा शास्त्र के बारे में, नियम विधि के बारे में जानते हैं। इनका जो वैदिक उत्तर काल में जो जीवन शैली थी उसके बारे में जानते हैं। इनका सूत्र जो 3 भागों में बांटा गया, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र आदि के बारे में हम जानते हैं। और यह इम्पोर्टेंट है, पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका या टिप्पणी लिखा था। फिर कुछ उपवेद आ जाते हैं, जैसे आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित चिकित्सा विज्ञान का शास्त्र है। गंधर्व वेद यह संगीत कला ये तो आप लोग जानते ही होंगे। गंधर्व वेद यह संगीत कला एवं सामवेद से संबंधित है। धनुर्वेद यह युद्ध कौशल से शास्त्र से संबंधित है, यह यजुर्वेद से संबंधित है। और शिल्प वेद शिल्प कला शास्त्र है, जो अथर्ववेद से संबंधित। फिर आता है हमारा स्मृत साहित्य। स्मृत साहित्य से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ। मनुस्मृति की रचना लगभग 200 ईस्वी से 200 ईस्वी तक थी। फिर ज्ञानवर्धन स्मृति, नारद स्मृति, पराशरम स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, गुप्त काल की यह रचना है। फिर आता है पुराण साहित्य। पुराण साहित्य जैसे स्मृति के बाद पुराण साहित्य की रचना की गई, जिसमें मार्कंडेय ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भगवान मत्स्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जैसे महाकाव्य में मौर्य काल में रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने गुप्त काल में लगभग 400 ईस्वी में किया था। गुप्तकालीन अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। फिर आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में बहुत सारे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ के बारे में हमको जानकारी मिलती है। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख करता है। फिर आती है जैन साहित्य। प्रमुख साहित्य का आगम है और इससे हमको आगमों की संख्या 6ठी सदी में पल्लवी में हुई, जो 500 ईस्वी से 526 ईस्वी तक मानी जाती है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। फिर धर्मनिरपेक्ष साहित्य एवं द्वितीय साहित्य के बारे में कुछ मिलता है। इससे हमको जानकारी मिलती है कि विशाखादत्त के मुद्र राक्षस से सोमदेव के बारे में, क्षेमेंद्र से हमको मौर्य काल की घटना के बारे में जानकारी मिली। पतंजलि महाभारत एवं कालिदास के कृत्य से हमको शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास के रघुवंश 4ठी सदी में लिखी गई है। इससे हमको समुद्रगुप्त के बारे में कुछ झलक मिलती है। और वात्स्यायन कामसूत्र प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये जातक कथाओं से कुछ जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के कौटिल्य से कुछ जानकारी मिलती है। जैसे इनका विधि ग्रंथ यह 15 खंडों में अभिव्यक्त है। इसमें प्राचीन 2 या 3 सबसे भारतीय ग्रंथ, राजतंत्र और अर्थव्यवस्था पर अध्ययन की महत्वपूर्ण सामग्री मिली। मौर्य काल कृषि का वर्णन आदि इसमें प्राप्त हुआ। अब हम आगे के काल में वैदिक साहित्य के बारे में आगे की क्लास में पढ़ेंगे।